आज मैं कहानी सुनाऊंगा वॉच की, यानी घड़ी। बहुत समय पहले की बात है। बहुत सारे दोस्त होते थे, छोटे छोटे बच्चे आपस में एक साथ खेला करते थे। तो रोज़ उनका प्लान बनता था कि हम शाम को खेलेंगे या फिर सुबह खेलेंगे। तो वो सब बोलते थे, अच्छा तुम ना बाहर आ जाना। तो सब दोस्त कहते थे, यार कैसे बाहर आए, किस समय बाहर आए। तो बोलते थे कि जो सूर्य देव है ना, सूर्य देव जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो वो इशारा करके बताते थे आसमान में, क्योंकि वो रोज़ सूर्य देवता को देखते थे कि सूरज देवता एक दिशा से निकलते हैं, फिर उनके सर पे आते हैं, फिर उसकी दूसरी दिशा में जाके डूब जाते हैं। तो इससे उनको समय का अंदाज़ा होता था कि जब सूर्य देव इस पोजीशन पे आए, यानी कि नीचे से थोड़ा ऊपर आए, उसके बाद हम बाहर मिलेंगे एक साथ और फिर खेलेंगे खूब। और जब सूर्य देव यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो ऐसे वो हिसाब लगा के खेलते थे। अब क्योंकि हर इंसान का अंदाज़ा अलग होता है, अगर मैंने आपको बोला कुछ इशारा करके कि नील इस पेड़ की तरफ देखो, या फिर उस आसमान की तरफ देखो, या उस तारे की तरफ देखो, तो कहीं ना कहीं एक बंदे से दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस वजह से सारे दोस्त कभी एक साथ बाहर आते ही नहीं थे। एक को लगता था कि सूर्य देव अपनी जगह पे पहुंच गए, वो बाहर निकल आता था, फिर वेट करता रहता था, फिर दूसरा आता था, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके जब तक सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और खेल शुरू होता था, बड़ा लेट हो जाता था। तो सबको लगा, यार कैसे मैनेज होगा ये, सब अपने अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं। हमने तो डिसाइड किया था इस टाइम पे आएंगे, तुम इस टाइम पे आ रहे हो। तो क्योंकि उस समय की इतनी एक्यूरेसी नहीं होती थी, सब अंदाजे से होता था, तो बच्चों की आपस में लड़ाई होती थी। तो उसके बाद फिर एक समझदार इंसान आया। उसने सोचा कि यार ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अगर मैंने अपने दोस्त को बुलाना है कि इतने बजे मिलेंगे और हमें कहीं दूर जाना हो और हम ऐसे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, तो फिर कैसे हो कि वो उसी समय पर वहाँ पहुँच जाए। उसके बाद उसने क्या किया, उसने एक लकड़ी, लंबी सी लकड़ी, एक खुले मैदान में ज़मीन में डाल दी और उसके बाद वो लकड़ी के पास बैठा रहा। उसने क्या देखा, जब सूर्यदेव उगे ना ईस्ट डायरेक्शन से, जहाँ से सूर्यदेव हमेशा उगते हैं ईस्ट से, और हिंदी में कहते हैं पूरब दिशा, तो जब पूरब दिशा से सूर्यदेव बाहर निकले, तो वो लकड़ी जहाँ खड़ी थी, उस लकड़ी के वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में, उल्टी दिशा में शेडो बनती है। लकड़ी की शेडो बनेगी ना, जैसे आप अगर धूप में खड़े हो तो धूप में आपकी शेडो बनती है, वैसे ही उस लकड़ी की शेडो बनी। तो उसने क्या किया, उस लाइन को मार्क कर दिया ज़मीन पे। फिर थोड़ी देर में सूर्यदेव थोड़े ऊपर आए, फिर जो था शेडो की पोजीशन उसके हिसाब से बदल गई, तो उसने फिर से शेडो की टिप पे एक और मार्क कर दिया। फिर ऐसे करते करते सूर्यदेव बिल्कुल सर पे आए और शेडो ख़त्म, और फिर थोड़ी देर में दूसरी तरफ शेडो बनी। तो ऐसे करते करते एक सेमी सर्कल टाइप का बन गया। उसके बाद उस इंसान ने उस सेमी सर्कल में थोड़ी मार्किंग बनाई, थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और फिर उसने अंदाज़ा लगाया कि देखते हैं कि एक मार्क से दूसरे मार्क में आने में कितना समय लगता है, या फिर कल भी क्या सूर्यदेव ऐसा ही एक ट्रैक लेंगे। तो अगले दिन सूर्यदेव उगे और उन्होंने देखा ठीक वैसे ही शेडो लकड़ी की फिर से बनी। तो उससे उसको समझ आ गया कि सूर्यदेव जो हैं ऑलमोस्ट अपना सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, अगर आप छोटे टाइम पीरियड में देखें। तो उसने सोचा, यार एक घड़ी बना देते हैं, कुछ एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो सबका सेम रहेगा। उससे अगर मैं किसी को बोलूँगा कि भाई तुम इस निशान पे आओ, तो वो इस निशान पे घर से बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए उसने फिर उस सेमी सर्कल को 12 घंटों में डिवाइड किया। 12 घंटे मतलब 12 आवर्स। तो जनरली हमारा जो दिन होता है, अगर हम इक्वेटर के आसपास हैं,
उसमें आधा समय जो होती है रोशनी रहती है, सूर्यदेव बाहर होते हैं और बाकी के आधे समय रात होती है। तो उसने अंदाज़ा लगाया कि यार जैसे ये रात और दिन एक बराबर होते ना, वैसे ही आधा सर्कल तो हो गया दिन का और बाकी का आधा सर्कल हो गया रात का। तो उसने घड़ी बना दी और उसमें मार्किंग कर दी और उसने ऐसे उसको 24 आवर्स में डिवाइड कर दिया। और फिर सब लोगों ने अपने घर में वैसे ही एक डंडी बना के ऐसे ही 24 आवर्स की एक साइकिल बना के रख ली। उससे क्या होता था, सब अपने घर में बैठे बैठे शेडो के हिसाब से मार्किंग में देखते थे कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती थी और शेडो उस मार्क में पहुंचता था तो सब बच्चों को पता चल जाता था कि अब बाहर निकलने का समय है, अब खेलने का समय है, वापस आने का समय है। तो ऐसे घड़ी की एक आइडिया सबके दिमाग में आया। अब बात ये उठती थी कि एक दिन का तो सबको पता चल गया। जैसे मैं बोलूँ कि नील कल आके बाहर निकलना और मुझे इतने बजे मिलना, तो सबको पता चल जाएगा कि घड़ी में देखेंगे इतने बज गए हैं, चलो बाहर चलते हैं, मिलते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ कि आज से 60 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद या 70 डेज़ के बाद इतने बजे मुझे इस जगह पे मिलना, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना, कैलकुलेशन करना, याद रखना। तो इसलिए इंसानों ने समय को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिससे उसका ट्रैक रखना आसान होता है। जैसे कि उन्होंने एक दिन को, यानी कि एक बार रात होती है और एक बार दिन होता है, उसे एक दिन कहते हैं। तो जब ऐसे 365 टाइम्स सूर्यदेव बाहर आके नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 365 डेज़ जब ऐसे होता है तो उसे हम एक साल कहते हैं। और एक साल में आपको पता ही है, देयर आर 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो 12 मंथ्स हैं ये 365 डेज़ को कवर करते हैं। यानी कि एक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31 डेज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे जनवरी में 31 होते हैं, फिर फेब में कम होते हैं, एक्चुअली 28 होते हैं, मार्च में होते हैं फिर से 31, अप्रैल में 30, ठीक है ना। ऐसे ही 31, 30, 31, 30 ज़्यादातर होते हैं, एक्सेप्ट आपका जो जुलाई और अगस्त होते हैं, इसमें 31, 31 डेज़ होते हैं। बेसिकली इंसानों ने एक कन्वेंशन बना ली अपनी कन्वीनियंस के लिए, एक तरीका बनाया जिससे समय को नापा जा सके। तो अब अगर मैं किसी को बोलता था कि यार अप्रैल 2022 में 15 तारीख को मैं इतने बजे तुम्हें यहाँ पे मिलूँगा, तो सबको पता होता था एग्जैक्टली ये कौन से दिन आना है। उन्हें पर डे का अंदाज़ा या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती थी। कैलेंडर पे वो देख लेते कि आज कौन सा दिन है, उस हिसाब से वो वहाँ पहुँच जाते थे। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में जो बेसिकली हमारे कन्वीनियंस के लिए बनाई गई हैं, जिनका एक्चुअली मटेरियलिस्टिक कोई वैल्यू नहीं है। इवन हमारा जो पैसा होता है ना, पैसा जिससे हम आइसक्रीम ख़रीदते हैं, टॉफ़ी ख़रीदते हैं, फ्रूट्स ख़रीद के लाते हैं, इतना कुछ लेके आते हैं, आपको पता है ये पैसा भी सिर्फ एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब हमारे कन्वीनियंस के लिए बनी है। पहले क्या होता था, एक इंसान गेहूँ उगाता था, उसके पास गेहूँ होती थी, उसे चावल चाहिए, तो वो ऐसे इंसान के पास जाता था जिसने अपने खेतों में चावल लगाए हैं, और वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे कि ये लो भाई 2 किलो चावल, मुझे इसकी जगह 2 किलो गेहूँ दे दो। और ऐसे ही उनको जगह जगह अपना सामान लेके जाना पड़ता था और एक्सचेंज करना पड़ता था। पर अब ये बार्टर सिस्टम बड़ा मुश्किल हो गया था। मान लो एक के पास एप्पल है, मुझे एप्पल चाहिए, लेकिन उसको गेहूँ चाहिए ही नहीं मेरा। अब मैं उसे वो ला के दूँ जो उसे चाहिए, और मुझे फिर 2-3 जगह से बिज़नेस करना पड़ेगा ताकि उसको वो सामान दे पाऊँ मैं। तो इस तरीके से ये चीज़ जो थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। तो हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे हम हर चीज़ की वैल्यू सेट कर सकें और बार बार ऐसे सामान लेके हमें घूमना ना पड़े। तो इसलिए
पैसे का इन्वेंशन हुआ था। इसको कन्वीनियंस के लिए हमने मार्केट में उतार दिया था और हर चीज़ की वैल्यू उसके अनुसार नाप दी गई थी। जैसे मान लो आपके पास खिलौने हैं 10, उसमें से 9 खिलौने तो एक जैसे हैं और एक खिलौना बड़ा यूनिक है, तो आप 9 खिलौने ऑटोमेटिकली जो हर किसी के पास है वो सस्ते होंगे, तो उसका रेट कम होगा। लेकिन एक जो आपके पास यूनिक होगा उसका रेट महंगा होगा। उसी तरीके से मार्केट में जो फल आते थे, अगर वो ऐसा फल है जो बहुत कम आता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती थी, उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे क्योंकि उसके ख़रीदार ज़्यादा होते थे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अबंडेंस में, तो उसके पैसे कम देने पड़ते थे। तो ऐसे ही एक दिन घड़ी रास्ते से जा रही थी और उसको वहाँ पे पैसा मिल गया। तो पैसा बोलता है मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ, मैं घड़ी भी खरीद सकता हूँ, मैं एप्पल भी खरीद सकता हूँ, मैं काजू भी खरीद सकता हूँ, मैं बादाम भी खरीद सकता हूँ, मैं फ्रूट्स भी खरीद सकता हूँ, मेरी बहुत वैल्यू है। तो घड़ी तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तेरे को भी खरीद सकता हूँ मैं। तो घड़ी बोलती है कि तुम घड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन जो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उसे तुम नहीं खरीद सकते। तो पैसा सुन के बड़ा हैरान हो जाता है, कहता क्या क्या नहीं खरीद सकता मैं? कहती है समय। एक बार कोई समय अगर बीत गया तो तुम उसे वापस खरीद नहीं सकते। तो पैसा कहता है क्या मतलब? कहता है मान लो आज तुम सुबह उठे और तुमने क्या किया? कहता मैंने पानी पिया, फ्रूट्स खाए, एक्सरसाइज की और उसके बाद मैं खेला। कहता है ठीक है, और तुमने क्या किया? कहता है मैंने पढ़ाई भी की। कहता है और क्या किया? कहता है मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेला। कहता है ठीक है, और क्या किया? कहता है और मैंने बुक्स पढ़ी। कहता है ठीक है, तुमने जैसे काफ़ी कुछ किया। अब मान लो एक दूसरा पैसा है, उसने सुबह उठ के कुछ नहीं किया, उठ के रोना शुरू कर दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर रोना शुरू कर दिया, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई करता रहा, सिस्टर के साथ लड़ाई करता रहा और लाइफ को एंजॉय नहीं किया। उसने क्या किया? उसका समय उसके हाथ से निकल गया। और अगर वो रोता रोता ही बड़ा हो गया तो एक दिन उसे लगेगा यार मैं बड़ा तो हो गया लेकिन मैंने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। फिर वो सोचेगा काश मैं वो समय वापस ला सकूं जो जा चुका है, पर वो समय फिर वापस नहीं आता। चाहे वो पैसा कितनी भी कोशिश कर ले अब कि मुझे समय वापस चाहिए, वो खेलने वाला, मज़े मारने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, एंजॉय करने वाला, वो समय वापस नहीं आता। इसलिए समय की हमेशा रिस्पेक्ट करो। जो भी समय तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू करो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। क्योंकि अगर तुम ऐसे ही फालतू बातों में लग के अपना समय नष्ट करते रहे रोते हुए, तो सारा अच्छा समय हो सकता है निकल जाए। तो उस दिन पैसे को समझ में आया कि हाँ वो खरीद सब कुछ सकता है लेकिन समय नहीं खरीद सकता। तो इसलिए जो समय है उस समय का पूर्ण उपयोग करके उसे एंजॉय करो, उसमें खुश रहो। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट।